We are moving towards another session, and this will be the first session for that topic we are going for, and that is art of public speaking, art of presentation. आपको ज़िंदगी में हो सकता है कई बार लोगों के सामने खड़े होकर बात करने का मौका मिला हो, या कम से कम आपने ऐसी महफ़िल, ऐसा सेशन ज़रूर अटेंड किया है जिसमें आप दूसरों को सुनते हैं एज ऑडियंस। तो हर ऑडियंस इवेलुएट करती है और अपनी जजमेंट और रिमार्क्स देती है कि क्या फिट आदमी है, ऐसे बांध के रखा सब लोगों को, किसी की ज़रूरत नहीं हुई इधर उधर देखने की। समझ रहे हैं बात आप? या फिर बंदे कहते हैं क्या यार मुसीबत में फंस गए हैं, पता नहीं ये बात कब ख़त्म होगी। आप सोच रहे होते हैं 20 मिनट गुजर गए हैं और बुरे प्रेजेंटर के सामने आपको लगता है 20 मिनट, आप घड़ी देखें तो 5 मिनट गुजरे होते हैं। तो आपको कैसा प्रेजेंटर बनना है, या ऐसा प्रेजेंटर बनना आपके ख़्याल में ज़्यादा बेहतर नहीं है हु हैज़ द सेंस एंड हैज़ द आर्ट टू सेंस द पल्स ऑफ द ऑडियंस। हाँ जी, आपको पता होना चाहिए। और गालिब ने कहा कि देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने जाना गोया ये भी मेरे दिल में है। आपकी आर्टिकुलेशन, आपकी कंस्ट्रक्शन उस प्रेजेंटेशन की और आपकी डिलीवरी ये डिसाइड करती है कि आपको कहाँ रेट एंड रैंक किया जाए। आज का हमारा टॉपिक जो है वो टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन है। अपनी तैयारी और डिलीवरी के हिसाब से प्रेजेंटेशन की 4 टाइप्स होती हैं। इससे पहले कि हम उस तरफ जाएं कि ये 4 टाइप्स क्या होती हैं और कौन कौन से मौके पर आप किस तरह की प्रेजेंटेशन देना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, हम ये देखेंगे कि प्रेजेंटेशन इटसेल्फ क्या चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ जी। अच्छा, ऑडियंस के लिए बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, नाज़रीन, हाज़रीन, मुखातबीन, सामीन। तो मेरा ख़्याल है कि ऑडियंस ही ठीक है, हम सब लोग कनेक्ट कर चुके हैं ना इसको। लाइव मोड ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन विद सिलेक्टेड ऑडियंस, व्हाट वी कॉल प्रेजेंटेशन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पास ऑन होती है, एक इसमें सेंट्रल आइडिया होता है, 3-4 मेन पॉइंट्स होते हैं और कोई ना कोई उसका पर्पस होता है, और आखिर के ऊपर टेक होम के तौर पर कोई कोर्स ऑफ एक्शन होता है, कोई फूड फॉर थॉट होता है जो ऑडियंस के जहन में साथ जाता है। स्पेसिफिक एक्शन होता है। जैसे हम अपनी प्रेजेंटेशन के, हम अपने हर सेशन के एंड पर आपको बताते हैं कि आपका काम क्या है, दैट इज़ वन पर्पस। तो कॉन्टेक्स्ट और डिलीवरी ये आपकी प्रेजेंटेशन को डिसाइड करती हैं कि आप क्या परफॉर्म करेंगे। कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में ये बड़ा आम मसला है और बड़ा हल तलब मसला है कि जितने बड़े प्रोफेसर्स होंगे उनके पास नॉलेज ज़्यादा होगा, लेकिन उनकी जो डिलीवरी है वो कनेक्टिविटी अपनी स्टूडेंट्स के साथ पूर होने की वजह से वो वैसे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। किसी भी प्रेजेंटर के लिए क्या पसंद किया जाता है, क्या वो उसकी फॉर्मेलिटी है, क्या वो उसका वे ऑफ टॉकिंग है, क्या वो उसकी ड्रेसिंग है, क्या वो उसकी बर्जस्तगी है, स्पॉन्टेनिटी है, क्या वो उसके जेस्चर, पोस्चर्स और आई कांटेक्ट हैं, क्या वो उसका फेशियल एक्सप्रेशन है, क्या वो उसकी आवाज़ की इंटोनेशन और वॉल्यूम और फ्रीक्वेंसी और प्रोनाउंसिएशन है। दरअसल ये सारी चीज़ें मिलकर एक अच्छी प्रेजेंटेशन को कंस्ट्रक्ट करती हैं। यहाँ तक बात आपके साथ क्लियर है? बी रेडी टू बी अ गुड प्रेजेंटर। और आज के टॉपिक की तरफ हम आते हैं। मैं 1 मिनट इसको ज़रा साइड पर रख लूँ। तो बुनियादी तौर पर आपको जब भी प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी होगी, आप 4 में से कोई एक टाइप डिलीवर करेंगे। इनको गौर से सुनिएगा। अंग्रेज़ी के लफ्ज़ हैं और अच्छे खासे टंग ट्विस्टर्स हैं, उर्दू वाले उससे भी मुश्किल है। मैं बताता हूँ आपको पहले वन बाय वन। नंबर 1 वी कॉल एक्सटेम्परेनियस। दिस इज़ एक्सटेम्परेनियस। उर्दू में इसको कहते हैं बरजस्ता या फिलबदी। दूसरा तरीका होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, मखतूता, मुसव्वदा
ये पढ़ने के बारे में होता है कि आप लिखा हुआ पढ़ रहे हैं। तीसरा तरीका है, उसको हम बोलते हैं मेमोराइजेशन, हिफ्स, ज़बानी या यादाश्त के बलबूते पर। और चौथा तरीका, सबसे मुश्किल तरीका है, वो उसको सिर्फ चंद लोग एग्जीक्यूट कर पाते हैं, दैट्स व्हाट वी कॉल इम्प्रॉम्प्टू। दोबारा बोलूँ, इम्प्रॉम्प्टू, बरमहल, फौरी तौर पर, देन एंड देयर, जिसमें आपको कोई वक्त ही नहीं दिया जाता तैयारी के लिए। अब हम इनकी डिटेल की तरफ जाते हैं कि क्या चीज़ें होती हैं ये। सबसे पहला तरीका जिसको हमने कहा एक्सटेम्परेनियस, ये मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है। यूजुअली इसी तरीके से आप प्रेजेंटेशंस देते हैं। क्लास की प्रेजेंटेशन है, टीचर का लेक्चर है, सेल्स का बंदा अपनी सेल्स परफॉर्मेंस शो कर रहा है, आप किसी प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट के साथ मिल रहे हैं, आपकी प्रोजेक्ट डिस्कशंस हैं। होता क्या है, इसमें आपके पास टाइम होता है और टॉपिक वेल इन्फॉर्म्ड होता है। टाइम किस तरह से होता है, अगर आप कंपनी के सीईओ हैं और आपने सालाना एक तकरीर करनी है तो साल का टाइम है आपके पास। अगर आपकी मंथली परफॉर्मेंस रिव्यू मीटिंग है तो आपके पास महीने का टाइम है। टॉपिक आपको पता होता है कि कौन से मौजू पर गुफ्तगू होनी है। ये चूँकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है, आपके पास टाइम होता है और आप वेल इन्फॉर्म्ड होते हैं, तो इसमें आपकी जो ऑडियंस है उसकी एक्सपेक्टेशन बहुत हाई होती है। ऑडियंस को भी इंफॉर्मेशन होती है कि साहब आज आके किस मौजू पर खिताब फरमाने वाले हैं। दिस ऑल्सो पुट्स सम प्रेशर एज वेल। तो प्रिपरेशन के लिए आप डाटा कलेक्ट करेंगे, आप उसका स्क्रिप्ट राइट करेंगे, आप उसको रीराइट करेंगे, फिर आप उसकी रिहर्सल करेंगे, आप ग्राफ्स, चार्ट्स, पीपीटीज बनाएंगे। ये सारा इसका मेथडोलॉजी होती है। इसमें आप डिफरेंट विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे मैंने कहा कि आप पावर पॉइंट स्लाइड्स यूज़ करें, आप हैंड आउट यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट के बारे में मीटिंग कर रहे हैं तो वो एक्चुअल प्रोडक्ट आपके सामने, इसको हम बोलते हैं प्रॉप्स, डिफरेंट प्रॉप्स आपके सामने शो हो सकते हैं। याद रखिएगा, सबसे अहम और सबसे बेहतरीन तरीका एक्सटेम्परेनियस है। आपकी क्लास के अंदर जितनी भी मेथडोलॉजी होती है, भले वो टीचर्स के लिए हो, भले वो स्टूडेंट्स के लिए हो, वो यही यूज़ होती है। आपकी ऑडियंस बड़ी कीन होगी और बड़ी ऑब्जर्वेंट होगी, ये बात आपको याद रखनी है। और चूंकि आपके पास टाइम है तो आपकी ऑडियंस एक्सपेक्ट कर रही है आपसे कि आप उनको इतना मटेरियल और उसके ऊपर स्पेशलाइज्ड नॉलेज प्रोवाइड करेंगे ताकि उनके वहाँ बैठने का जो कीमत है वो पूरी हो। इसको हम कहते हैं कि ऑडियंस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करती है। ऑडियंस ये देखती है कि क्या मैंने जो आधा घंटा यहाँ पे इन्वेस्ट किया है दैट वाज वेस्ट ऑफ द टाइम और इन्वेस्टमेंट ऑफ द टाइम। इसके लिए आपको क्या करना होता है कि जैसे ही आपको पता चले कि आपको फला टाइम के ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है, मे बी देयर आर 7 days और देयर आर 14 days और देयर आर 3 days, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें टाइम की। उस टॉपिक को अच्छे से आप फाइंड आउट करें। जब हम अपनी डिटेल्स में जाएंगे तो उसमें हम फिर डिटेल लेक्चर लेंगे कि टॉपिक को सिलेक्ट करने के लिए पहले देखते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, फिर उसके अंदर टॉपिक क्या है और उस टॉपिक की कौन सी डायमेंशन को आपने फोकस करना है। बड़ा लंबा और टेक्निकल काम है। आप डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको आप काट छांट करते हैं। मेक श्योर कि आपके पास टाइम होगा, एक पर्टिकुलर टाइम आपको अलॉट किया जाएगा जिसमें आपने वो प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है। अगर आप सही से रिहर्सल करेंगे तो ही पॉसिबल होगा। किन मौक़ों पर ये दी जाती है? आप परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, आपकी एनुअल सेल्स कॉन्फ्रेंस है। हमारे यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट में आम तौर पर, क्योंकि मैं जब दुबई में था तो वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन के टीम टूर्स को भी हम लोग एंटरटेन करते थे टूरिज़म के हवाले से। बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां अपने हाई अचीवर्स को ये पैकेज देती हैं कि वो दूसरे मुल्क में या बड़े स्टेशंस पर जाके
वहाँ पे सेशंस होते हैं, एंटरटेनमेंट होती है, वहाँ पर हाई अचीवर्स अपनी प्रेजेंटेशन देते हैं, अपनी मेथोडोलॉजी बताते हैं, अपनी परफॉर्मेंस बताते हैं। करेक्ट है, बात यहाँ तक क्लियर है। आपको डिफेंस करना है अपने थीसिस का, आप एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, आपको कॉलेज यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है, आपको न्यू सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर अपनी एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देनी है, कोई कल्चरल, पॉलिटिकल और रिलीजियस इवेंट्स के ऊपर आपके डिस्कशंस होनी है, या आप न्यू एम्प्लॉयज़ के लिए ओरिएंटेशन ट्रेनिंग रख रहे हैं, या स्किल एनहांसमेंट के लिए आपके जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी कोई ट्रेनिंग करवा रहे हैं, तो ये एक्सटेम्परेनियस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इन सारे मौक़ों के लिए बनी गई है। इसके एडवांटेजेस ये हैं कि आपके पास टाइम है, you have to come up with best structured material by all means। और आप चूँकि तैयारी करते हैं तो ये सबसे आसान और अच्छा तरीका है। जब आप अपनी तैयारी करते हैं तो आपको फील ऑफ सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंस बूस्ट मिलता है, इसको मिस नहीं करना है आपने। ये ऐसा तरीका है जिसमें एडाप्टेशन सबसे ज़्यादा पॉसिबल है। इससे मुराद क्या है, चूँकि आपके पास वक्त भी होता है, सब्जेक्ट के ऊपर आपकी कमांड भी होती है, तो आप अपनी ऑडियंस के मूड के हिसाब से दरमियान में कुछ सवाल भी एंटरटेन कर सकते हैं, या आप अपनी ऑडियंस की लाइवलीनेस एनहांस करने के लिए कोई ना कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं। चूँकि आप प्रिपेयर्ड होते हैं तो फिर आप मिस नहीं करते उसमें से कोई भी चीज़। क्लियर हो गया? टाइम मैनेजमेंट इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और एज अ सेंडर आपकी ज़िम्मेदारी है। लैंग्वेज की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप अपनी मर्ज़ी के अच्छे ताकतवर अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसके अंदर कोई जोक्स सुना सकते हैं। बहुत ख्याल रखिएगा, सबसे इफ़ेक्टिव अप्रोच कॉमिक अप्रोच है, लेकिन सबसे मुश्किल अप्रोच कॉमिक अप्रोच है, क्योंकि अगर आपको ऑडियंस का आपकी कॉमेडी के जवाब में रिस्पॉन्स नहीं आया तो आप ख़ुद बिल्कुल ऐसे बैठ जाएंगे जहनी तौर पर। आई वुड एडवाइज़ कि आप शुरू में मत करें, बट इन द लेटर स्टेजेस यू कैन डू दैट। और इसमें आप अपनी ऑडियंस को टेक होम भी दे सकते हैं। आपने कोई हैंड आउट बनाया हुआ है, आपने कोई पब्लिश किया कोई ब्रोशर और पम्फलेट डिज़ाइन करके उनको साथ दिया हुआ है, ये सारी चीज़ें होती हैं। सबसे अच्छी चीज़ इस पे क्या होती है, अब ये जो हमारा इस वक्त इंटरेक्शन है, दिस इज़ एग्जैक्टली दी एक्सटेम्परेनियस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है कि आप आई कांटेक्ट और आप अपनी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आप मूवमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप लाइव ऑडियंस के सामने होते हैं, तो आप मूवमेंट का मतलब ये होता है कि आप अपनी जगह से ऐसे जा रहे हैं, आप ऑडियंस के दरमियान में चले गए हैं। मूवमेंट हमेशा कल्चरल स्पेसिफिक होती है और इवेंट स्पेसिफिक होती है, इस बात का आपको ख्याल रखना है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। और इसके डिसएडवांटेजेस में सबसे बड़ा मसला जो होता है आपकी थिंकिंग है, यू हैव इनफ टाइम। हमारे कॉलेज यूनिवर्सिटी में आम तौर पर क्या होता है कि वो जो आखिरी रात होती है, जैसे हम एग्ज़ाम की तैयारी किया करते थे वैसे ही प्रेजेंटेशन तैयार होती है, और अगड़ बगड़ में जल्दी में जनाब 2-3 बंदे बैठे हुए हैं, ज़्यादा वक्त बातें हो रही हैं, गप्पे लग रही हैं। फिर एक बंदा कहता है कि ओ यार काम करना है, चलो काम करते हैं। वो जनाब 8, 10, 20, 25 पावर पॉइंट स्लाइड्स बनाई और सारों ने पढ़ लिया। वो जो 2 घर बैठे हुए हैं उनको जनाब 3 स्लाइड्स चली गई, उन्होंने आके उनको एज इट इज़ पढ़ दिया। मैं चूँकि सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता यहाँ पे, पर्पज़ली मैं आपको ये कह रहा हूँ, मैं आपको वार्न कर रहा हूँ। ये वार्न का लफ्ज़ मैंने पर्पज़ली यूज़ किया है। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ कि प्रेजेंटेशन स्किल्स को पावर पॉइंट खा गया, बंदों की प्रेजेंटेशन स्किल को पावर पॉइंट खा गया। अच्छे उस्तादों को, बड़े उस्तादों को चाहिए कि वो इसको अपनी क्लास में अलाउ ही ना करें, उनका स्क्रिप्ट ले लें और इसको अलाउ ना करें। यू शुड नॉट रिलाई ऑन दैट, सिंस यू हैव दैट पावर पॉइंट, आपकी उसके ऊपर बैक एंड पे पावर पॉइंट है, तो कोई बात नहीं है, पढ़ देंगे। वो जो आपका नेचुरल, आपका टैलेंट बाहर आना है, वो वहीं पे दब जाता है। तो सबसे बड़ा मसला इसमें यह है कि यू अंडर एस्टिमेट स्कोप ऑफ द वर्क।
टाइम को मिसमैनेज कर जाते हैं। ठीक हो गया। दूसरा इसमें मसला ये होता है कि हाँ, यानी कि आपने उसको कैजुअल नहीं लेना है। दूसरा इसमें मसला ये होता है कि ऑडियंस आपसे बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रही है। वो लोग वहाँ पे आए हैं, उन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट किया है, पता नहीं वो कहाँ कहाँ से होके आए हैं, उनकी ट्रैवलिंग की कॉस्ट क्या है, उनकी फ़िज़िकल एक्सर्शन कितनी है, वो जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो बाहर पार्किंग में उनको कितनी दिक्कत हुई है, वो सारा। अब मूड बंदे का सबसे अहम चीज़ है, ऑडियंस का मूड। जो बड़े प्रेजेंटर्स होते हैं वो ऑडियंस का पहले मूड सेट करते हैं। आपने जो मुख्तलिफ़ किस्म के पॉलिटिकल या रिलीजियस स्पीकर्स को सुना होगा, आप नोट कीजिएगा कि वो पहले मूड को एनहांस करते हैं ताकि होमोजीनियस ऑडियंस उनके सामने आ जाए। वो जो एक ख़ास तरह से सोच रहे हैं, एक ख़ास जज्बाती कैफियत में है, तो ऑडियंस को आपने एक्सटेम्पोरेनियस टाइप में बिल्कुल अंडर एस्टिमेट नहीं करना। दे आर लुकिंग अ लॉट फ्रॉम यू। और बड़ी जेन्युइन बात है, आप भी कहीं जाएँ अपना वक्त दें तो जेन्युइन बात है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना स्कोप को। और इसमें टाइम मिस मैनेज होने का सबसे बड़ा कारण जो होता है वो ये होता है कि अगर आप ऑडियंस को अलाउ कर दें इंटरप्शन। यूजुअली इसकी मेथोडोलॉजी में एडवाइस ये होती है कि आप अपनी ऑडियंस को शुरू में ही जब आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं तो थोड़े से उनके साथ एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें। रैपो बिल्डिंग सेशन में उनको बता दें कि हम इसके लिए क्वेश्चन आंसर सेशन है हमारा और उसके लिए पर्टिकुलरली हमने टाइम असाइन किया हो। ठीक हो गया जी। एक्सटेम्पोरेनियस टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन है जिसके ऊपर हमारा पूरा टॉपिक चलेगा और हम इसमें बहुत 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 डीप डिटेल्स देखेंगे। हम इतनी डिटेल्स देखेंगे कि जो वॉइस होती है उसके 7 एलिमेंट्स होते हैं और उस वॉइस के 7 एलिमेंट के ऊपर हमारा पूरा एक सेशन होगा। वी आर गोइंग टू एंजॉय and we are going to learn a lot together। दूसरी होती है टाइप, इसको हम कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट या रीडिंग, और उर्दू में क्या बोला था, मखतूता, मुसव्वदा। बस आप इसको ऐसे कह लें भी तहरीर है आपके सामने और आपने उसको वर्ड फॉर वर्ड पढ़ना है। यू हैव रिटन मटीरियल एंड यू हैव टू डिलीवर इट इन लाउड वर्बेटम। ऊंची आवाज़ में आपने इसको पढ़ना है। एक जो इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है वो ये आती है कि लोग बोलने और पढ़ने को मिक्स कर देते हैं। बोलना बिल्कुल अलग चीज़ है और पढ़ना बिल्कुल अलग चीज़ है। अनफॉर्चुनेटली हम में से बहुत से लोग बैड रीडर्स होते हैं। होता क्या है, इसमें मोनोटोन प्रिवेल कर जाती है। आप प्रेजेंटेशन या स्पीच की बजाय ऐसा लगता है कि ख़बरें पढ़ रहे हैं। आपकी पेस और वेरिएशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। आप एक ही तरह से एक ही लेवल के ऊपर पढ़ते पढ़ते वैसे सीधी फ्लैट लाइन आती है आपका। अगर वॉइस का ग्राफ देखा जाए तो बहुत ख़याल रखना है इसका। क्या ये ज़रूरी है, किन किन मौक़ों पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन इसके लिए सबसे अहम बात जो है वो ये है, जब आप अपना स्क्रिप्ट फाइनल कर लें उसको पढ़ें, उसको लाउडली पढ़ें। इसमें आप पंक्चुएशन मार्क्स मिस करते हैं। एक चीज़ ऐसी है, आपने उसको सवाल के अंदाज में लेके आना है। क्या हम लोग मिलकर तरक्की नहीं करेंगे? अब ये सवाल है, क्या हम लोग मिलकर तरक्की नहीं करेंगे? अब ये दूसरा अंदाज़ है। तो जो पंक्चुएशन मिस हुई है उसकी वजह से उसका सारा इम्पैक्ट का बट्ठा बैठ जाता है, बेड़ा गर्क हो जाता है। टेक्स्ट के साथ आपकी फेमिलियराइजेशन होनी चाहिए अगर आप इस तरह की प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। और आपको रिहर्स करना है, लाउडली रिहर्स करना है, 3-4 लोगों के साथ बैठ कर रिहर्स करना है। आपकी प्रोनाउंसिएशन के ऊपर आपको इसमें मार्जिन नहीं मिलेगा क्योंकि वो स्क्रिप्ट आपके सामने है। आपसे एक्सपेक्टेशन ये है कि आप उसका तलफ़्फ़ुज़ जो है वो दुरुस्त इस्तेमाल करेंगे। और एक बहुत ही मज़ेदार बात, यूनिवर्सिटी में शायद था, हमारा कोई टॉपिक था लाइव स्टॉक से रिलेटेड। तो वो जो 4-5 सफ़े होते हैं ना आपके पास, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि उनके ऊपर बोल्ड करके उनके नंबर लिखे जाएं और आपको इंश्योर करना है कि एक सफ़ा पलटा गया है। ठीक है जी। अगर आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, अगर आपने पॉलिसी अनाउंसमेंट करनी है, इंश्योरेंस की क्लाजेज़ हैं, बजट की स्पीचेज़ हैं,
तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि आपको वर्ड फॉर वर्ड वो इन्फॉर्मेशन आगे पहुंचानी है, और हमारे लोगों की आदत है कि वो उसमें से अपनी कोई ना कोई मतलब निकालेंगे। सो यू डू नॉट वांट दैट योर communication is misinterpreted, you ensure every word goes as it is। और जब ये चीज़ें लिखी जाती हैं तो उस वक्त इसका बहुत ख्याल रखा जाता है कि आपकी चॉइस ऑफ वर्ड और उसका जो एक लोगों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग का लेवल है उसको सामने रख के, या जहाँ पे आपको डिप्लोमेटिक हैंडलिंग रिक्वायर हो, आप इस तरफ भी ना झुकें, आप इस तरफ भी ना झुकें, और बिल्कुल ऐसे बीच का मुश्किल रास्ता आप सिलेक्ट करते हैं, तो इन मौक़ों के ऊपर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। क्या इसके कोई एडवांटेजेस भी हैं? यस ऑफ कोर्स। परमानेंट रिकॉर्ड है, फ्यूचर में रेफ़र होगा, एक्यूरेट रिकॉर्ड है, और मटेरियल ऑर्गेनाइज्ड है, टाइम बिल्कुल मैनेज्ड है, स्टेप बाय स्टेप आप उसकी थॉट की डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं, एंड लैंग्वेज मोस्ट पॉलिश्ड लैंग्वेज आप रीडिंग में कर सकते हैं, और आपकी चॉइस ऑफ वर्ड कैन बी वेरी वेरी गुड। हाँ, एक होगा, आप अगर ऐसे पढ़ रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका आई कांटेक्ट मिस ना हो आपकी ऑडियंस के साथ। ये जो आई कांटेक्ट होता है ना, ये बांध के रखने वाली चीज़ है आपकी ऑडियंस के साथ। द बेसिक जेलिंग एंड बॉन्डिंग इज़ विद द हेल्प ऑफ आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट हमारा बहुत अच्छा और लंबा टॉपिक होगा। ये बहुत कुदरत की अच्छी चीज़ है जो उसने हमें दी हुई है आई कांटेक्ट के नाम पे। हम इसके ऊपर बड़ा फोकस करेंगे। मेक श्योर कि आप यहाँ से पढ़ते हुए यहाँ पर जब देखते हैं तो आपका आई कांटेक्ट होता है। आई कांटेक्ट आपका पूरी ऑडियंस के साथ होना चाहिए, 2-4 जो सामने के बंदे हैं वहाँ पे नहीं होना चाहिए। और एक बात का बिल्कुल ख्याल रखना है, सबसे डेंजरस चीज़ आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए क्या है कि आपने यहाँ से देखते हुए ऊपर देखा, जब वापस आए ओ मैं किथे सी, आपको वो जगह ही नहीं मिलती जहाँ से आपने पढ़ना होता है। बोल्ड टेक्स्ट लिखें, बड़ा टेक्स्ट लिखें, आप स्मार्टली उस जगह को याद रखें, अपने हाथों को इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे अपनी उंगली रखते हैं, आपने उसको स्मार्टली मैनेज करना है। एडाप्टेशन जो है इसमें मिनिमम है। ऑडियंस आपकी बोर हो रही है, आप कोई उसको मैनेज नहीं कर सकते। छोटी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, बड़ी इन्फॉर्मेशन के लिए इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसमें लाइवलीनेस मिस हो जाती है जिसकी वजह से ये अनइंटरेस्टिंग हो जाती है। आप अगर वर्ड्स को फंबल करेंगे तो वो भी बहुत बुरा मनाया जाएगा। ऑडियंस ये चाहती है कि चूँकि हमने आपके लिए अपना टाइम इन्वेस्ट किया है तो आपको भी पूरा रिहर्स करके और तैयार होके आना चाहिए था। क्लियर है बात? एक हमने देखा एक्सटेम्परेनियस और दूसरी हमने देखी मैन्युस्क्रिप्ट। तीसरी टाइप जो है इसको हम कहते हैं मेमोराइजेशन, पैरेट स्पीच भी बोलते हैं इसको, और हिफ्ज़ रट्टा यादाश्त के दम पर